हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के 10th+2 लेवल जिसे यूजी लेवल भी कहा जाता है, तो यूजी लेवल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटी के कुल 305 क्वेश्चन हैं, जिसमें आज हम लोग पार्ट 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को जाकर जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज प्रोवाइडेड सपोर्ट अंडर द वन स्टॉप सेंटर स्कीम। वन स्टॉप सेंटर योजना के तहत निम्नलिखित में से किस समूह को सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन है, हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष के कम उम्र की सभी महिलाएं और लड़कियां। ऑप्शन बी, केवल एक विशिष्ट जाति या धर्म की महिलाएं। केवल शहरी क्षेत्रों में विवाहित महिलाएं। और डी है, केवल सरकारी कार्यालय में काम करने वाली महिलाएं। तो वन स्टॉप सेंटर इस योजना के तहत महिलाएं, लड़कियों, विशेष करके किशोरियों के लिए इंटीग्रेटेड हेल्प सेंटर की सहायता प्रदान की जाती है, विशेषकर जो हिंसा से प्रभावित महिलाएं हैं उनके लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल वीमेन एंड गर्ल्स बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज अफेक्टेड बाय वायलेंस। हिंसा से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की सभी महिलाएं और लड़कियां इस योजना के तहत इन्हें सहायता प्रदान की जाती है। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना को अनिवार्य करता है? तो अनुसूचित जाति, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, इसकी स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत की गई है। ठीक है, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग के स्थापना, कर्तव्यों इत्यादि का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है जो कि सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिश देता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आर्टिकल 338। बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 allow juvenile age 16 to 18 to be tried as adult in case of। किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 16 से 18 वर्ष के आयु के किशोरों को निम्नलिखित में से किस मामले में वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है? तो याद रखिएगा, किशोर न्याय अधिनियम 2015, कई बार यह ईस्वी भी पूछा जाता है। तो 2015 के अनुसार 16 से 18 वर्ष के आयु के किशोर को जघन्य हाइनस क्राइम के जघन्य अपराध की श्रेणी में उन्हें वयस्कों के जैसा विशेष अदालत में ट्रायल के लिए भेजने का प्रावधान है, यानी वयस्कों के जैसा उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, हाइनस क्राइम, सिर्फ जघन्य अपराध के सिचुएशन में। बाकी चोरी, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और साइबर अपराध जैसे सामान्य अपराध के लिए, इस तरह के जो सामान्य अपराध हैं उसके लिए उनके लिए जुवेनाइल किशोर के लिए जो विशेष प्रावधान है वही उन पर लागू होंगे। तो राइट आंसर हो गया ए, हाइनस क्राइम। द ऑल इंडिया सर्विस इन इंडिया आर क्रिएटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है?
तो याद रखिएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा केंद्र द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर, केंद्र के प्रस्ताव पारित होने पर अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की शक्ति देता है, आर्टिकल 312। यह प्रस्ताव पारित करने के लिए राज्यसभा में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी राज्यसभा के विशेष बहुमत से ही जो IAS IPS जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, तो इसके जैसे सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 312 के अंतर्गत। तो डी इसका राइट आंसर है। विच स्टेट हैज ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू प्रोटेक्ट इट्स ट्रिब्यूनल कस्टम्स एंड लॉ अंडर आर्टिकल 371A? किस राज्य में अनुच्छेद 371 के तहत जनजातीय रीति रिवाज और कानून की रक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान है? जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जिस तरह जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिया गया था, उसी तरह कुछ विशेष परिस्थिति के तहत आर्टिकल 371A के अंतर्गत नागालैंड को 371 के अंतर्गत नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया है, ताकि वह वहाँ की परंपरा संस्कृति और रीति रिवाज को सुरक्षित रख सके। यह राज्य की विशिष्ट जो उनकी संस्कृति है, जो जनजातीय संस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए नागालैंड को आर्टिकल 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान दिया गया है। तो राइट आंसर हो गया सी, नागालैंड। अगला सवाल है, विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास? किस संशोधन ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी? अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ा। अब हमें 102वां संविधान संशोधन, जो कि 2018 में आया था, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को स्थापित किया गया, यानी इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, जिसके अंतर्गत उनके अधिकार, कर्तव्य इत्यादि को निर्धारित किया गया। और यह भी अपने रिपोर्ट और अपनी सिफारिशें देते हैं, जो कि OBC से, अदर बैकवर्ड क्लास से संबंधित नीति निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर है 102वां संशोधन अधिनियम 2018। हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल चूंकि राज्य में होते हैं, तो राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के द्वारा इन्हें शपथ दिलाया जाता है। पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। राष्ट्रपति क्या है? राष्ट्रपति का राज्य में कोई ऐसा रोल नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्राम सभा इज करेक्ट? ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला है, यह हर 5 साल में एक बार मिलती है। ठीक है। सेकंड है, इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं।
इसकी भूमिका राज्य कानून के द्वारा परिभाषित की जाती है। थर्ड है, इसमें केवल ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। एंड फोर्थ है, इसके पास पंचायत के फैसलों को रद्द करने का अधिकार होता है। तो सबसे पहले ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं। सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं और यही इसका मूल स्वरूप है। जो ग्राम सभा पंचायत है वही इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। ग्राम सभा की भूमिका और शक्तियाँ। ग्राम सभा की जो भूमिका है और जो शक्ति है, यह राज्य के कानून से निर्धारित होती है। क्योंकि यह स्थानीय शासन के अंतर्गत आता है तो इसके संबंधित कानून राज्य ही निर्धारित करते हैं। ठीक है। और यह केवल निर्वाचित पंचायत सदस्यों का निकाय नहीं है। जो ग्राम सभा है उसमें सभी की जनभागीदारी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कथन सही है? तो बी इसका राइट आंसर है। इसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क मतदाता शामिल होते हैं और इसकी भूमिका राज्य के कानून के द्वारा परिभाषित की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, इन विच केस डिड द SC होल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की एक बुनियादी विशेषता है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे संविधान के मूल ढांचा के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसे सबसे पहले केशवानंद भारती मामले में, जो कि 1973 में आया था, तो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल ढांचा के अंतर्गत आता है। मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, यानी यह उनकी बुनियादी विशेषता है। इसलिए संसद इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, क्योंकि यह बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स? कौन सा अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? कई बार पूछा गया है, बहुत कम लोगों को याद भी रहता है। यह पांचवा शेड्यूल है, 5th शेड्यूल, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट? 7वीं अनुसूची की किस सूची में केंद्र सरकार के पास कानून बनाने की विशेष शक्ति है? तो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों का वर्णन है, जिसमें एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची पर कानून बनाने की जो शक्ति है वह केंद्र के पास होती है। ठीक है। राज्य सूची पर राज्य कानून बनाते हैं और एक है समवर्ती सूची, जिस पर संघ और राज्य दोनों का कानून मान्य होता है। जैसे जो विषय केंद्र के अधीन है तो उस पर कानून केंद्र ही बनाएगा। जैसे रक्षा, विदेश, इस प्रकार के विषय पर कानून केंद्र बनाएंगे। राज्य के विषय है, मान लीजिए ग्राम पंचायत, इस पर कानून राज्य ही बनाएंगे। स्थानीय शासन एंड समवर्ती सूची, कुछ विषय हैं जो कि और संघ और राज्य दोनों के अधीन आते हैं। जैसे शिक्षा, तो शिक्षा पर कानून संघ और राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। कभी कभी अपवाद की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी संघ कानून बना सकता है, लेकिन उसके लिए एक विशेष प्रावधान होता है। सामान्य स्थिति में यह लागू नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, संघ सूची। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन स्टेट गवर्नमेंट टू whom इज द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। भारतीय राज्य सरकारों में राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है। तो आपको पता होगा जिस प्रकार केंद्र में सभी मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में स्टेट में पूरी मंत्रिपरिषद जो है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया राज्य विधानसभा। ठीक है, अगर विधानसभा में बहुमत खो दिया जाता है तो मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होता है, इसीलिए वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यह हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसका यह केंद्रीय सिद्धांत आता है, संसदीय प्रणाली की केंद्रीय सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अंडर आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ए यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय। संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश किसके द्वारा प्रशासित होता है। ठीक है, ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री या द गवर्नर ऑफ एन एडजेसेंट स्टेट। तो जैसा कि कहा गया है अनुच्छेद 239 के तहत जो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश, उसका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे दिल्ली एक यूटी है और यहाँ का जो प्रशासक होता है वह एलजी होता है। ठीक है, तो अलग अलग जगहों पर राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं वही इनका प्रशासन देखता है और राष्ट्रपति इसके सर्वोच्च प्रशासक होते हैं यूटीज के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए भारत के राष्ट्रपति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मिनिस्ट्रियल रैंक इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज पर इंडियन प्रैक्टिस। भारतीय अभ्यास के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री स्तरीय रैंकों का सही अवरोधी क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे जो सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़े मिनिस्टर कहलाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर के बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिसे शॉर्ट में एमओएस भी कहा जाता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये इनका हायरार्की है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ए कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 के अंतर्गत किया गया है। सामान्यतः प्रधानमंत्री के यह नेतृत्व में की जाती है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह मंत्रिपरिषद का उल्लेख करता है जो कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह करता है। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 74 यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ए पर्सन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर 19 जुलाई 1948 कुड बिकम एन इंडियन सिटीजन ओनली इफ। एक व्यक्ति जो कि 19 जुलाई 1948 के बाद, ठीक है, पाकिस्तान से पलायन कर गया था तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है केवल अगर।
तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो कि नागरिकता के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 6 एंड 5 इसमें 19 जुलाई 1948 को पाकिस्तान से भारत आए हुए लोगों के लिए पंजीकरण के प्रावधान को, रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को दर्शाता है। अगर कोई इस तारीख के बाद से डोमिनियन अधिकारी के द्वारा रजिस्ट्रेशन करके भारत आता है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ए। ही वाज रजिस्टर्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। वह भारत के डोमिनियन के एक अधिकारी के द्वारा पंजीकृत था। ठीक है, अगला सवाल। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल साइज ऑफ ए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मुख्यमंत्री सहित राज्य मंत्रिपरिषद का अधिकतम अनुमेय आकार क्या है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। यह कब हुई थी? यह 91वां संविधान संशोधन 2003 में, जिसमें यह तय किया गया कि जो मंत्रिपरिषद का आकार है, मंत्रिपरिषद का आकार वह 15% से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसमें मंत्रिपरिषद का आकार कुल सीटों की संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। हालांकि राज्यों में कुछ ऐसे अपवाद हैं, यानी कुछ ऐसे विधानसभा हैं जिनकी संख्या काफ़ी कम है। ठीक है, और उनमें न्यूनतम संख्या का भी प्रावधान किया गया है। तो यह न्यूनतम संख्या के भी प्रावधान को अपवाद के रूप में माना गया है। तो याद रखिएगा, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित 15% से अधिक मंत्रिपरिषद का प्रावधान नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है सी, 15% ऑफ द टोटल स्टेट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला सवाल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज लाइक चंडीगढ़ एंड लक्षद्वीप। चंडीगढ़ और लक्षद्वीप के जैसे केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए कौन जिम्मेदार है? मैंने अभी बताया, जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका प्रशासन प्रेसिडेंट अपने अधिकारियों या ऑफिसर्स के द्वारा वहाँ का प्रशासन देखते हैं। कुछ को, जैसे दिल्ली में एलजी होते हैं, वैसे ही कुछ अलग जो और केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे चंडीगढ़ और लक्षद्वीप है, तो वहाँ प्रशासक को भी नियुक्त किया जाता है। अलग अलग यूटीज में उनका अलग अलग नाम है, लेकिन वह सभी राष्ट्रपति के द्वारा शासित होते हैं। तो राइट आंसर होगा सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द राइट ऑफ सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो अभी बताया मैंने, नागरिकता से जुड़े हुए जो प्रावधान है आर्टिकल 5 के अंतर्गत हैं, जिसमें नागरिकता और उनसे जुड़े हुए नागरिकता के प्रावधान को परिभाषित करता है। ठीक है, नागरिकता से जुड़े सभी प्रावधान आर्टिकल 6 से लेकर 11 तक जो स्थितियां हैं, कंडीशंस है, उसको वर्णित किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 6 to 11 में। अगला सवाल है, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द 73 अमेंडमेंट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पंचायती राज। संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पेश की गई, इसमें पंचायती राज के संदर्भ में इसका क्या महत्व है? तो पंचायती राज के संबंध में सबसे पहले 73वें संविधान संशोधन, जिसके अंतर्गत पंचायती राज्य के अंतर्गत 29 विषयों को समाहित किया गया, 29th सब्जेक्ट,
जो कि 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं, 11वीं अनुसूची के अंतर्गत हैं, जिसमें ग्राम से लेकर पंचायत स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को स्थापित करना, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी। इट स्पेसिफाइड 29 फंक्शनल सब्जेक्ट टू बी डेवलप्ड टू बी पंचायत बाय स्टेट। यह राज्यों के द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने वाले 29 कार्यात्मक विषयों को निर्दिष्ट करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्टेचुरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कौन सा एक गैर वैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है? ठीक है, आपको पता होगा योजना आयोग। योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। योजना आयोग, इसका नाम बदल करके अब किया गया है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। तो यह जो ऑर्गेनाइजेशन है वह गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। इसके स्थापना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सहकारी संघवाद के माध्यम से राज्यों के विकास नीति में भागीदारी, विकास में भागीदारी। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है शिक्षा, बिजली, पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक हेल्थ। तो दिल्ली विधानसभा को मुख्य रूप से तीन विषय पर कानून बनाने की अनुमति नहीं है, कानून बनाने की परमिशन जो है वह नहीं है। कौन कौन? पहला है पुलिस, सेकंड है भूमि यानी लैंड, और थर्ड है सार्वजनिक व्यवस्था। इन सभी पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती है। चूंकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन है, तो राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के पास इससे संबंधित अधिकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पब्लिक ऑर्डर। सी इज द करेक्ट आंसर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द आरटीआई एक्ट इन पब्लिक डिपार्टमेंट? सार्वजनिक विभाग में आरटीआई अधिनियम को लागू करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है? तो आपको पता होगा आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत किसी भी नागरिक किसी भी विभाग से जानकारी मांग सकता है। इसके लिए सीपीआईओ की नियुक्ति की जाती है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफिसर, सीपीआईओ की नियुक्ति की जाती है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगर जानकारी समय पर नहीं दी जाए तो सूचना आयोग से इसकी शिकायत की जा सकती है। तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज ए स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट? कौन सी समिति संसद की एक अस्थायी समिति है? वैसे तो संसद में बहुत सारी समितियां हैं, लेकिन लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी को अस्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी के रूप में जाना जाता है। स्टैंडिंग कमेटी, इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। तो लोक लेखा समिति जो होती है वह सरकारी खर्चों की जांच करती है, सरकारी खर्च की जांच करती है।
सीएजी के रिपोर्ट का परीक्षण करती है। सीएजी जो रिपोर्ट करता है उसका परीक्षण करती है। ऐसा माना जाता है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होते हैं उसके अध्यक्ष विपक्ष का वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ सांसद होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। द प्रोविजन फॉर सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल? संवैधानिक प्रावधानों के वेतन और परिलब्धियों यानी इमोल्यूमेंट्स के प्रावधान किस अनुसूची में उल्लिखित हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, संविधान के दूसरी अनुसूची में जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, संवैधानिक जो पद हैं, पदाधिकारी हैं, उनके वेतन भत्ते से जुड़े प्रावधान इसमें हैं। वेतन भत्ते आदि से जुड़े प्रावधान आर्टिकल ए सेकंड शेड्यूल में है। अब संवैधानिक पदाधिकारी में कौन कौन से आते हैं? उनमें है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सीजेआई, जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे बहुत सारे जो संवैधानिक पद हैं। तो इनके वेतन भत्ते आदि से संबंधित प्रावधान दूसरी अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 91st अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनेक्टेड इन विच ईयर? भारतीय संविधान का 91वां संविधान संशोधन किस वर्ष अधिनियमित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है 1989, 1978, 2003 और 2000। अभी बताया था आप लोगों को 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद की जो संख्या है, मंत्रिपरिषद की संख्या वह 15% से अधिक नहीं हो सकती है। राज्य में मुख्यमंत्री लगाकर, यानी जो भी हो 15% से अधिक मंत्रिपरिषद की संख्या नहीं हो सकती है। तो यह 2003 में संशोधन किया गया था। अगला सवाल, विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट जनरली लेजिस्लेट ऑन मैटर्स सच एज पब्लिक, पुलिस, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया? भारत में पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामलों पर आमतौर पर सरकार का कौन सा स्तर कानून बनाता है? तो आप देख रहे होंगे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि जैसे मामले, यह राज्य स्तर के मामले हैं। तो यह इस पर जो कानून बनेगा वह स्टेट लेजिस्लेटर्स के द्वारा बनेगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनेगा। ठीक है, इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थिति में केंद्र इस पर कानून बना सकती है, लेकिन याद रखिए विशेष परिस्थिति में ही। तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूनल्स डील स्पेसिफिकली विथ सर्विस रिलेटेड मैटर्स ऑफ पब्लिक सर्वेंट? कौन सा न्यायाधिकरण विशेष रूप से लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामले से संबंधित है? लोक सेवकों के सेवा संबंधी मामले, इसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। ट्रिब्यूनल एक्ट कब आया था? 1985। इसके अंतर्गत जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यह केंद्र सरकार के कर्मचारी से जुड़े हुए विवाद की सुनवाई करता है। कैट का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और यह एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो डी इसका राइट आंसर है। द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इज लेड आउट इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संघ और राज्यों के बीच विषयों का विभाजन किस अनुसूची में निर्धारित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 प्रकार के विषय हैं, जिसमें संघ, राज्य
और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। संघ सूची में जो केंद्र से जुड़े हुए विषय हैं उस पर कानून केंद्र बनाएगी। राज्य सूची पर राज्य, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के कानून लागू होते हैं। आर्टिकल 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन होता है। शक्ति का विभाजन याद रखिएगा, आर्टिकल 246, ठीक है। और शेड्यूल क्या है? शेड्यूल 7वीं अनुसूची। द नेशनल ई-कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज प्राइमरली एम्ड एट, याद रखिएगा, ई कोर्ट परियोजना जो कि न्यायपालिका को या न्यायपालिका के डिजिटलाइजेशन से जुड़ी हुई परियोजना है। न्यायपालिका को डिजिटलीकरण करने की योजना है जिससे केस फाइलिंग, सुनवाई और रिकॉर्ड को डिजिटल बनाए जा सकें। याद रखिए, ई कोर्ट परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है डी, डिजिटाइजिंग एंड अपग्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को डिजिटलीकरण और उन्नयन करना, ठीक है। अगला सवाल, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन ए स्टेट, एक राज्य में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? कानून का अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, राज्य का सर्वोच्च लॉ ऑफिसर होता है। यह विधानसभा में भाग ले सकता है, विधानसभा में भाग तो ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं करेगा, भाग ले सकता है। तो याद रखिएगा, एडवोकेट जनरल इज द करेक्ट आंसर। Which ministry is primarily responsible for implementing most rural development scheme in India? भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑब्वियस है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो कि गांव के विकास से जुड़ी हुई जो भी विषय हैं उसको निर्धारित करता है। Which constitutional amendment reduced the voting age from 21 years to 18 years in India? किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो यह काफ़ी व्यापक बदलाव हुआ था जो कि 61वें संविधान संशोधन 1988 में हुआ था, जिसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, 18 वर्ष कर दी गई, जिससे कि युवाओं की भागीदारी लोकतंत्र में सुनिश्चित की गई और भारत में मतदाता का जो आधार था वह काफ़ी विस्तृत हो गया और अधिक लोकतंत्र स्थापित हुई। तो याद रखिएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। हु एक्ट एज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन ए स्टेट, एक राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख के रूप में कौन कार्य करता है? तो राज्य का जो वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है वह है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है, ठीक है। यह मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है मुख्यमंत्री। और राज्य का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो वह होता है राज्यपाल। अगला सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर द पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड इन विच लैंडमार्क केस, सर्वोच्च न्यायालय का मूल संरक्षण का सिद्धांत संविधान की बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती है, सबसे पहले किस ऐतिहासिक मामले में यह स्थापित किया गया? तो मैंने आपको बताया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के विवाद जो हुए थे 1973 में, उसमें
सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, जिसके अंतर्गत संसद संविधान में तो संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती है। तो इसमें क्या हुआ? इसमें संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाया गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में। विच नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन्वेस्टिगेट करप्शन कंप्लेंट्स अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट? कौन सा गैर संवैधानिक निकाय लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करता है? अब यहाँ भ्रष्टाचार है तो वित्त आयोग और चुनाव आयोग नहीं आएगा। संघ लोक सेवा आयोग तो पता ही कि यह संघ और राज्य के पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकपाल, जो कि अभी हाल में लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापित किया गया, जो कि केंद्र स्तर या उच्च अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करता है। उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार है उनकी जांच करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी अपॉइंटेड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की नियुक्ति की जाती है? तो सीएजी की नियुक्ति आर्टिकल 148 के अंतर्गत की जाती है। सीएजी क्या करता है? तो यह भारत के वित्तीय लेख और व्यय का ऑडिट करता है। सीएजी की जो स्वतंत्रता है वह संविधान के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। इसकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है वही है 6 वर्ष और 65 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। तो याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रांटिंग इंडियन सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका राइट आंसर होगा। व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? अभी हम लोगों ने बताया कि आर्टिकल 148 के अंतर्गत सीएजी जो है, सीएजी से संबंधित प्रावधान है। इसके 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका पदभार होता है, यानी उसके बाद यह सेवानिवृत्त हो जाते हैं। या तो 6 वर्ष का कार्यकाल हो या 65 वर्ष का, जो भी पहले हो, तो इस दौरान इनका कार्यकाल होता है। संवैधानिक पद है और यह निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं और यह भारत सरकार द्वारा व्यय किए गए जो खर्च है उसकी संपरीक्षा करता है, यानी उसकी एग्जामिन करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की फीचर ऑफ आर्टिकल 370 दैट ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट्स एब्रोगेशन इन 2019? निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद 370 की एक प्रमुख विशेषता थी जिसने 2019 में इसके निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है राज्य में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधान पूरी तरह से लागू करने योग्य थे। सेकंड है संसद को जम्मू कश्मीर के लिए संघ सूची के मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति आवश्यक थी। थर्ड है जम्मू और कश्मीर का लोकसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। एंड फोर्थ है जम्मू और कश्मीर को संविधान की पहली अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सकता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी। संसद को जम्मू कश्मीर के लिए संघ सूची के मामले पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता थी। अगला सवाल, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया? किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? ठीक है, मौलिक अधिकार को संपत्ति के अधिकारों की सूची से हटा दिया। ऑप्शन है
42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां या 44वां संविधान संशोधन। तो याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति के अधिकार हैं उसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, लीगल राइट्स के रूप में। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा जा चुका है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन और आर्टिकल 301 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भारत में वर्ष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? इन इंडिया हाउ मेनी सेशंस ऑफ पार्लियामेंट आर हेल्ड इन ए ईयर? ऑप्शन है भारत में क्वेश्चन है भारत में एक वर्ष में संसद के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो मुख्य रूप से 3 सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, दूसरा मॉनसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ एयरली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, प्रोविजन ऑफ एयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो 6 years of age was introduced by which constitutional amendment? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के प्रावधान किस संशोधन के द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो राइट आंसर होगा ए। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 साल के उम्र के बच्चों को शिक्षा के प्रावधान को इसमें शामिल किया गया ताकि सभी को मुफ्त और निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जा सके। ठीक है, अगला सवाल, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द कंटेस्ट इलेक्शन टू पंचायत एज पर आर्टिकल 243 ऑफ अनुच्छेद 243 एफ के अनुसार पंचायतों को चुनाव में लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखिएगा इसके लिए आवश्यक आयु होती है मात्र 21 वर्ष। 21 वर्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज मूव फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42 अमेंडमेंट एक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा विषय 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? ऑप्शन है जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और पुलिस। तो आप लोगों ने देखा होगा शिक्षा को संवर्ती सूची में शामिल किया गया है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है क्योंकि यह संवर्ती सूची के अंतर्गत है और इसका पालन केंद्र और राज्य दोनों करते हैं। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू अबाउट द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है यह अपराधियों को क्षमा प्रदान करता है। सेकंड है यह संघ और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जब किसी 2 राज्य या संघ और राज्य के बीच विवाद हो तो उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हु इज डिस्क्राइब्ड एज द परमानेंट एग्जीक्यूटिव? किसे अस्थायी कार्यपालिका के रूप में वर्णित किया जाता है? ऑप्शन है मेंबर ऑफ इलेक्टेड पार्लियामेंट, निर्वाचित संसद के सदस्य, द परमानेंट सिविल सर्वेंट्स हु मैनेज डेली एडमिनिस्ट्रेशन, दैनिक प्रशासन का प्रबंधन करने वाले स्थानीय सिविल सेवक, जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या द हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर मिनिस्टर, सरकार के प्रमुख और उनके मंत्री। तो यहाँ अस्थायी कार्यपालिका से संबंधित है
तो इसे परमानेंट सिविल सर्वेंट्स जो कि डेली एडमिनिस्ट्रेशन का प्रबंधन करते हैं, डेली एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बी। सिविल सर्वेंट को अस्थायी कार्यपालिका के रूप में वर्णित किया जाता है। द 25th अमेंडमेंट कर्टेल द राइट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 25th नेक्स्ट क्वेश्चन है द 25th अमेंडमेंट कर्टेल द राइट टू प्रॉपर्टी बाय अमेंडिंग विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 25वें संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को कम कर दिया। ऑप्शन है आर्टिकल 12, आर्टिकल 31, आर्टिकल 13 या आर्टिकल 33। तो 25वें संविधान संशोधन जो कि 1971 में हुआ था, इसने संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया ताकि भूमि सुधार और गरीबों के हित में कानून बनाए जा सके। इसके अंतर्गत आर्टिकल 31 में बदलाव किए गए जिससे मुआवजे के दावे पर प्रतिबंध लगाए गए। ठीक है, तो यह जो बदलाव है आर्टिकल 31 में किया गया जिससे कि संपत्ति के अधिकार को कम किया गया, संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया ताकि भूमि सुधार और गरीबों के हित में कानून बनाए जा सकें। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधान परिषद इन इंडिया कौन सा भारत में राज्य विधान परिषद की एक विशेषता है। ऑप्शन है लोग सीधे अपने सदस्य का चुनाव करते हैं, इसका 5 साल का निश्चित कार्यकाल होता है, इसे विधानसभा की तरह भंग किया जा सकता है, यह एक अस्थायी निकाय है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा डी। जो विधान परिषद होता है वह राज्य का उच्च सदन होता है। ठीक है, यह एक अस्थायी होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर, प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा डी। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण उल्लेखित है। तो पर्यावरण का उल्लेख आर्टिकल 48A के अंतर्गत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, सेम सवाल पूछा जाता है जिसमें राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह पर्यावरण, वन और वन्य जीवों के संरक्षण पर सुधार करे। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP के अधीन भी आता है। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा। तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में जोड़ा गया। याद रखिए 9th शेड्यूल को जोड़ा गया जिसका उद्देश्य भूमि सुधार जो कानून है उसे न्यायिक समीक्षा से बचाना था। इसमें जो कानून थे उसमें अदालत चुनौती नहीं दे सकती थी। ठीक है, हालांकि अब इसकी सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकती है। तो राइट आंसर होगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ द इंडिया इज कंसिडर्ड ए फाइनेंशियल कमेटी। भारत की कौन सी संसदीय समिति वित्तीय समिति मानी जाती है। तो वित्तीय समिति के अंतर्गत होता है एस्टिमेट्स कमेटी जिसे प्राक्कलन समिति के रूप में जाना जाता है। यह सरकार के खर्च और बजट अनुमान का मूल्यांकन करती है। यह सरकार के धन का प्रभावी और
आर्थिक उपभोग हो खर्च का प्रभावी या आर्थिक उपयोग हो रहा है या नहीं, यह इसका निगरानी करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। एस्टिमेट्स कमेटी यह बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी हो, वित्तीय कमेटियों में से यह प्रमुख कमेटी होता है। टू बी एलिजिबल फॉर मेंबरशिप ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेटर ए कैंडिडेट मस्ट मीट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन एज लेड डाउन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए पात्र होने के लिए एक उम्मीदवार को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता पूरी करनी होती है। ठीक है, तो इसमें भारत का मतदाता होना अनिवार्य होता है। ठीक है, किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होने के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम में कौन सी योग्यता पूरी होनी चाहिए, तो उसे किसी भी राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदाता होने मात्र से यह हो जाता है। अब राज्य विधायिका की सदस्य के लिए उसके लिए विधानसभा की उसकी आयु विधानसभा में 25 वर्ष और विधान परिषद में उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। स्नातक डिग्री या स्थायी निवास या आयकर देना इसमें अनिवार्य योग्यता में से नहीं होता है। अंडर आर्टिकल 5 of the Indian Constitution, which of the following is not required for a person to be considered a citizen at the commencement of the Constitution? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत संविधान के प्रारंभ में एक व्यक्ति को नागरिक माने जाने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है। पहला है भारत के क्षेत्र में अधिवास, कम से कम एक माता का जन्म भारत में हुआ हो, भारतीय पासपोर्ट धारण करना या भारत में पैदा हुआ हो। तो राइट आंसर होगा सी, भारत में पासपोर्ट धारण करना। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के लिए यह अनिवार्य नहीं था। माता पिता का भारत में जन्म या जन्म के समय स्वयं का जन्म भी भारत में हो तो यह मान्य आधार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द मनी बिल? कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? याद रखिएगा धन विधेयक आर्टिकल 110 के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, और धन विधेयक को केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा बी इसका राइट आंसर है। विच अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड ए नियर रीराइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड चेंजेस टू द प्रीएम्बल, शेड्यूल 7 एंड 53 आर्टिकल? किस संशोधन को संविधान का लगभग फिर से लिखा जाना माना जाता है और इसने प्रस्तावना अनुसूची 7 और 53 अनुच्छेद में बदलाव किया? तो आपको पता भी होगा 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, किसके द्वारा? सरदार स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर किया गया था। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया, अनुसूची 7 में और 53 अन्य अनुच्छेदों को बदला गया। इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा यह आपातकाल के समय किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज स्टेटेड अंडर आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस अनुच्छेद के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बताया गया है? अभी बताया आप लोगों को कि आर्टिकल 48 के अंतर्गत पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर आर्टिकल 244(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ स्टेट्स? भारत के संविधान के अनुच्छेद 244(2) के तहत छठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्यों के सेट में
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप कैसे भी जरूर याद रखिएगा। इसमें जो राज्यों के सेट हैं उसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखिएगा, सेम सवाल पूछा जाता है। हाउ आर द 1/3 रिजर्व सीट फॉर वीमेन डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट कैटेगरी इन लोकल बॉडी। स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित सीटें विभिन्न श्रेणियों में कैसे वितरित की जाती हैं। तो महिलाओं के लिए कुल सीटों का 1/3 आरक्षण होता है। कुल सीटों का 1/3 आरक्षण होता है। इसमें SC, ST और OBC की आरक्षित सीटें भी शामिल होती हैं। तो एक सीट को महिला प्लस ST, OBC और SC दोनों के रूप में संयुक्त रूप से आरक्षित किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा D। 1/3 of all state including those reserved for ST, OBC category are reserved for women, allowing a seat to be reserved simultaneously for a women and for an ST, OBC candidate। यानी SC, ST, OBC श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों सहित सभी सीटों का 1/3 हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें एक सीट को एक साथ महिला और एक ST, OBC उम्मीदवार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। तो D इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट टू इशू रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल एंड फंडामेंटल राइट्स। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को कानूनी और मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो उच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट जो है वह रिट जारी करता है। सेम यही अधिकार आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। याद रखिए, हाईकोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। रिट जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन? हैबियस कार्पस, मेंडेमस, को वारंटो इत्यादि। तो राइट आंसर है डी। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ए की फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया। कौन सा भारत में अधीनस्थ न्यायालय का एक प्रमुख सही वर्णन करता है। जैसे ही अधीनस्थ न्यायालय है, इसका मतलब वह अधीन के रूप में काम करेगा। जैसे उच्च न्यायालय के फैसलों की समीक्षा करना, यह नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्याख्या भी नहीं हो सकता। जिला स्तर पर दीवानी और अपराधी विवादों को हल करना, या राज्य के लिए कानून का मसौदा तैयार करना। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वह जिला स्तर पर जो विवाद है, चाहे दीवानी हो या आपराधिक, उन विवादों का हल करते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय है, तो इसमें जो न्यायिक प्रणाली है उसकी पहली संपर्क इकाई के रूप में हाईकोर्ट काम करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। टू कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी लाई विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण किसके पास होता है? अभी बताया, हाईकोर्ट। उच्च न्यायालय जो है वह अधीनस्थ न्यायालय का नियंत्रण करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता परिभाषित की गई थी? तो अनुच्छेद था यह आर्टिकल 5, जिसमें संविधान लागू होते समय कौन नागरिक होगा यह बताता है। इसमें डोमिसाइल और जन्म, माता पिता इत्यादि के जो मानदंड होते हैं नागरिकता प्राप्त करने के, उसे परिभाषित किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर है। अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन केस इन्वॉल्विंग द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के उल्लंघन से जुड़े मामलों में किस अनुच्छेद के तहत मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? मैंने बताया, मूल क्षेत्राधिकार जो कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है, यह आर्टिकल 32
जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, जो कि नागरिक को सीधे सुप्रीम कोर्ट में कोई भी नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, रिट जारी कर उसके अधिकारों की रक्षा की जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेन्स टू द सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी। संविधान का अनुच्छेद 6 उन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से वो भारत चले आए थे। ऑब्वियस है, भारत का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान से जो भी नागरिक हैं उसके नागरिकता से संबंधित प्रावधान और शर्तें आर्टिकल 6 के अंतर्गत निर्धारित किए गए हैं। तो याद रखिए, पाकिस्तान इसका राइट आंसर है। वाई डज ए डाइवर्स सोसाइटी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक विविध समाज को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। पहला है सभी मतभेदों को खत्म करने के लिए, शासकों को दूसरे पर हावी होने की अनुमति देने के लिए, या समन्वय और आश्वासन के लिए बुनियादी नियम प्रदान करना, या धार्मिक एकरूपता लागू करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, टू प्रोवाइड बेसिक रूल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। समाज में समन्वय की स्थिति को बनाए रखने के लिए, अधिकार और कर्तव्यों की गारंटी प्रदान करने के लिए। अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी है, तो हमारा संविधान इन दोनों की गारंटी देता है। ठीक है, और विविधताओं के बीच, अलग अलग लोगों के बीच विश्वास और सामंजस्य को संविधान के द्वारा स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज करेक्ट। भारत में संपत्ति के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक मौलिक अधिकार है। अब नहीं है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसे हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सेकंड है, इट इज़ नो लॉन्गर ऑफ फंडामेंटल राइट। यह सही है। अगर ये गलत हुआ तो यह सही है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 301 के अंतर्गत अब लीगल राइट के अंतर्गत रखा गया है, यानी वैधानिक अधिकार के रूप में। तो बी इसका राइट आंसर है। वुमेन प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन रूरल लिवलीहुड्स एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट। व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ सीट रिजर्व फॉर वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो महिलाओं को ग्रामीण आजीविका और घरेलू प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की न्यूनतम प्रतिशत कितनी है। तो यह 33%। संविधान में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान करता है। कई राज्यों में यह 50% तक है, जो कि उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हु प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ द विधानसभा इन ए स्टेट। एक राज्य में विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है। तो जिस तरह एक केंद्र में स्पीकर करते हैं, उसी तरह राज्यों में भी एक अध्यक्ष चुना जाता है। द स्पीकर इलेक्टेड बाय द मेंबर, उनके सदस्यों के द्वारा, जो कि सदन की कार्यवाही और अनुशासन को देखता है। सदन की कार्यवाही और अनुशासन को देखता है, उनका निर्णय सदन का अंतिम माना जाता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। विच इंडियन जजमेंट लेट डाउन द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किस भारतीय फैसले ने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा रखी थी। मैंने पहले भी बताया था, केशवानंद भारती बाद बनाम केरल 1973 में, जिसमें संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को वर्णित किया गया। यह न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण निर्णय के रूप में जाना जाता है। सी इसका राइट आंसर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पास। सूचना का अधिकार नियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो सूचना का अधिकार नियम आपको पता होगा 2005 में इसे पारित किया गया, जिसके अंतर्गत प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया गया, नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया। तो सी इसका राइट आंसर है। हु इज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हालांकि अब यह पुराना क्वेश्चन है, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद द पोस्ट ऑफ द गवर्नर। भारत के संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित है।
तो राज्यपाल का पद आर्टिकल 153 के अंतर्गत है राज्यपाल, जिसमें राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल गिव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द पावर टू ग्रांट पार्डन एंड रिप्राइव्स? कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को क्षमा और राहत देने की शक्ति देता है? तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्षमा, स्थगन, दंड विराम, यानी किसी भी दंड को रोक भी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज एम्ड एट इस्टेब्लिशिंग ए फेडरल पॉलिटी इन इंडिया? किस अधिनियम को उद्देश्य भारत में एक संघीय राज व्यवस्था स्थापित करना है? तो संघीय राज व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, आपको पता होगा हमारे संविधान में लगभग 2/3 जो अनुच्छेद हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिए गए हैं। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघीय ढांचे की नींव रखी गई है। संघीय ढांचे की नींव रखी गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो यह था पॉलिटी का पार्ट नंबर 3। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।